ये बस कुछ समय पहले की बात है। तेल अवीव शहर की नीली नीली शाम, जिसमें अचानक विस्फोट की आवाज गूंजने लगी। शहर के ऊपर आसमान में सैकड़ों ड्रोन की आवाजें सुनाई दी। उधर फारस की खाड़ी में ईरानी मिसाइलें इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही थी और इजराइल ने भी अपनी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से जवाब देना शुरू कर दिया। 2025 की शुरुआत में ईरान और इजराइल के बीच स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि सीधी जंग छिड़ गई। अब सवाल ये है कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, दोनों देशों के बीच किस हद तक तनाव बढ़ चुका था और अगर ये जंग जारी रही तो कौन जीतेगा। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? वास्तव में ईरान और इजराइल के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं। पिछले कई दशकों से इन दोनों देशों के बीच असहमति, धर्म, राजनीति और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन अब 2025 में ये स्थिति एक नई और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान का परमाणु मिसाइल डेवलपमेंट हमेशा से इजराइल के लिए चिंता का विषय रहा है। इजराइल, जो खुद एक परमाणु शक्ति है, वो ईरान को किसी भी हाल में परमाणु ताकत हासिल करने से रोकने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार था। 2024 के अंत तक ईरान ने अपनी शुद्ध यूरेनियम की पूर्ति 60% तक पूरी कर ली थी, जो कि एक क्लियर साइन था कि ईरान सिर्फ 90% शुद्धता से कुछ दूरी पर था, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी है। इजराइल ने कई बार चेतावनी दी कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का प्रयास किया तो वो उसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगा, मगर ईरान नहीं माना। फिर 2025 जून की शुरुआत में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने के लिए एक हवाई हमला किया, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से नष्ट करना था। इजराइल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। ईरान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने उनके परमाणु डेवलपमेंट को फिर से निशाना बनाया तो वो हजारों मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला करेगा। और फिर हुआ भी यही। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरफ भेज दिए। ये मिसाइलें केवल इजराइल के सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके सिविलियन क्षेत्रों को भी टारगेट किया गया। ईरान के इस हमले ने इजराइल को अपनी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने पर मजबूर कर दिया। दोनों देशों की ताकत, कौन कितना मजबूत। ईरान के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं जो उसे इजराइल के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों पर बड़ा हमला करने का एक बड़ा लाभ देते हैं। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में शिया मिलिशिया और इराक यमन में हौथी लड़ाके जैसे प्रॉक्सी फोर्सेस के माध्यम से इजराइल को कमजोर करने का प्रयास किया है। ईरान का एक और प्रमुख हथियार है परमाणु कार्यक्रम। वर्तमान में ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इसका परमाणु कार्यक्रम सीक्रेट रूप से बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और अगर युद्ध बढ़ा तो ईरान का परमाणु हथियार बनाना महज कुछ हफ्तों की बात हो सकती है। इजराइल की ताकत। इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे F-35, F-16 और साइबर वारफेयर की काबिलियत है। आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम ने उसे अपनी सीमाओं के भीतर डिफेंस में रखने में मदद की है। इजराइल का जेरिको मिसाइल सिस्टम और डेविड स्लिंग जैसे एडवांस डिफेंस हथियार उसे किसी भी बैलिस्टिक हमले से बचाने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास परमाणु हथियार भी हैं, मगर अभी तक इसने इसके बारे में खुलकर किसी को बताया नहीं है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। इजराइल के पास एडवांस साइबर वारफेयर की क्षमता भी है, जो उसे इंटरनेट के जरिए दुश्मन की जानकारी चुराने और हमले करने में मदद करता है। ईरान ने अप्रैल 2025 में 120 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर छोड़े। तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा जैसे शहरों में एयर अलर्ट्स बजाए गए। इजराइल की आयरन डोम सिस्टम ने इनमें से 90% मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें सैन्य ठिकानों से टकरा गईं। इजराइल ने इसके जवाब में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, जिसमें नातांज और इस्फहान शामिल थे। साथ ही साथ इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ को भी मार दिया है। अब यह लड़ाई सीधी दुश्मन देश वर्सेज दुश्मन देश में बदल गई है। अब सिर्फ प्रॉक्सी वार नहीं, बल्कि सीधा और सामने से वार हो रहा है। इस युद्ध में सिर्फ दो देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ताकत उलझी हुई है। इजराइल के समर्थन में अमेरिका अपने F-35 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और खुफिया जानकारी दे रहा है। यूके और फ्रांस
इसराइल की तरफ से कूटनीतिक समर्थन और ड्रोन हमले रोकने के लिए नौसेना तैनात कर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएवी ईरान के खिलाफ गुप्त तरीके से इसराइल का साथ दे रहे हैं। वैसे तो उनकी रणनीतिक चुप्पी है, लेकिन इसराइल के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे रहे हैं। वहीं ईरान के साथ हिजबुल्लाह, जो लेबनान से इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग चुका है। हौथी यानी अमन, वो रेड सी में इसराइल समर्थित जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। इराक की शिया मिलिशिया ड्रोन के जरिए इजरायली बेस टारगेट कर रही है। साथ ही साथ रूस और चीन सार्वजनिक रूप से ईरान के समर्थन में नहीं आए, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के विरोध में जरूर बयान दिए हैं। अब बात करते हैं भारत किसके साथ है और क्यों। 2025 के इस युद्ध में भारत ने सरकारी तौर पर न्यूट्रल रहने की नीति अपनाई है, क्योंकि भारत की ईरान से तेल और सामरिक संबंध हैं। वहीं इसराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और एग्रो इनोवेशन में गहरा सहयोग है। इसराइल भारत को स्पाईवेयर, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है, जबकि ईरान से भारत चाबहार पोर्ट और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के लिए जुड़ा है। भारत नहीं चाहता कि किसी एक पक्ष के समर्थन से उसका रणनीतिक संतुलन बिगड़े, इसलिए भारत ने युद्ध में शांति की अपील की है, लेकिन अंदर खाने दोनों से संपर्क बनाए रखा है, यानी कि राष्ट्रीय हित पहले है। अब बात करते हैं दोनों देशों के भीतर क्या हो रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में बिजली कटौती, इंटरनेट डाउन और खाद्य आपूर्ति बाधित है। न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद वहां की जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है, लेकिन देश प्रेम की भावना के कारण कई लोग युद्ध को धर्म और आत्मरक्षा की लड़ाई मानते हैं। वहीं इजराइल में हर घर में बंकर या सेफ रूम बनाया गया है। स्कूल बंद हैं, एयरपोर्ट्स अस्थायी रूप से सील है और रिजर्व आर्मी को एक्टिवेट कर दिया गया है। लोगों में गुस्सा भी है और एकता भी, लेकिन एक लंबे युद्ध की थकान अब उनमें दिखने लगी है। आगे क्या होगा, इस युद्ध का भविष्य अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो पूरी दुनिया की शक्ति संरचना बदल सकती है। अगर युद्ध को न्यूक्लियर तक ले जाया जाता है तो दोनों देशों के लिए ये भारी नुकसान होगा। इजराइल के पास अनुमानतः सीक्रेट रूप से 80 से लेकर 200 परमाणु हथियार हैं और इनमें से जेरिको 3 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी ईरान का हर कोना बर्बाद कर देगी। ईरान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन IAEA मार्च 2025 की रिपोर्ट कहती है कि उसका ब्रेकआउट टाइम यानी बम बनाने में लगने वाला समय अब हफ्तों से भी कम रह गया है। अगर इजराइल को जरा भी संकेत मिला कि ईरान परमाणु हथियार लॉन्च करने की कगार पर है, तो पहले हमला करने की नीति यानी प्रीम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत इजराइल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और अगर ये हुआ तो ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत होगी। दुनिया पर इसका असर क्या होगा? दुनिया में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है, जिससे भारत, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। रेड सी और पर्शियन गल्फ में जहाजी व्यापार ठप हो जाएगा, जिससे पूरी सप्लाई चेन बिगड़ सकती है। अगर युद्ध बढ़ता है तो लाखों लोग सीरिया और लेबनान की तरह इजराइल और ईरान से पलायन कर सकते हैं। फिलिस्तीन संकट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस युद्ध का सीधा प्रभाव गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान पर पड़ेगा। युद्ध कौन जीतेगा? अब आते हैं उस सवाल पर जो सब जानना चाहते हैं। क्या इजराइल इस युद्ध को जीत सकता है या ईरान उसे धूल चटा देगा? इजराइल के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, परमाणु हथियार, अमेरिका और पश्चिमी देशों का सपोर्ट और एयर सुपीरियरिटी है। वहीं ईरान की ताकत, विशाल सेना, क्षेत्रीय विस्तार, देशभक्ति, धार्मिक एकता, तेल और भू राजनीतिक लेवरेज है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, युद्ध जीतने का मतलब क्या होता है? अगर इजराइल अपनी हाईटेक सेना की बदौलत जीत भी जाता है, लेकिन हजारों नागरिक मारे गए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और अरब कंट्रीज पूरी तरीके से उसके खिलाफ हो गई, तो क्या वो वाकई विजेता कहलाएगा? वहीं अगर ईरान लंबे युद्ध में इजराइल को थका देता है, लेकिन अगर उसकी खुद की अर्थव्यवस्था टूट गई, न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद हो गए, तो क्या वो सच में जीतेगा? नहीं। इतिहास हमें सिखाता है कि जो दूर से देखता है उसको लगता है कि युद्ध में केवल देश हारते हैं, पर जनता सबसे ज़्यादा हारती है। 1991 का खाड़ी युद्ध या 2003 का इराक युद्ध
या फिर 2022 का यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हर बार दूर से देखने पर शक्तिशाली देश जीतते दिखे, लेकिन लाखों लोग बेघर, भूखे और मरे हुए रह गए। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम पूछें कि कौन जीतेगा, तो साथ में ये भी पूछें कि कितने लोग मारे जाएंगे। ईरान और इजराइल का युद्ध केवल दो देशों की जंग नहीं है, ये एक टेस्ट है इंसानियत का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का और इस बात का कि क्या 21वीं सदी में भी हम अब बमों से मुद्दे हल करना चाहते हैं या बुद्धि से। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें कि युद्ध में कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं।